नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल किशनपुर अड्डा में। और आपको आज समझाना है मुझे कि सिंधु नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र के बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, जिसमें गंगा नदी का अफवाह तंत्र हमने 2 भागों कवर किया है। उस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों ने कहा कि ठीक है ऐसे पढ़ाओ, ठीक से समझ में आता है। अफवाह तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो रटने वाली पद्धति है उसमें क्या है कि आप सहायक नदियाँ याद कर लो, उसका उद्गम स्थल याद कर लो कि कहाँ से निकला है, कहाँ को गिरी जाके नदी, तो वो सब ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक ऐसा एनालिटिकल व्यू देना चाहिए, ऐसे तरीके से तैयार करना चाहिए कि पूरा का पूरा हमारे दिमाग में बैठ जाए और वो एकदम निकले ना और लंबे समय तक याद रहे। तो ये एक डायग्राम की पद्धति है। और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अगर डायग्राम के थ्रू पढ़ोगे तो जल्दी जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा। और दोबारा जब इन्हीं चीज़ों का भी इतिहास में पढ़ोगे तो इन मैदानों का, इन नदियों का बहुत महत्व है। जैसे आप पढ़ोगे कि सिकंदर की सेना किस नदी के इस पार नहीं आ सकी, उसने आने से मना कर दिया, क्वेश्चन नहीं बनता है। महाराजा रणजीत सिंह का जो शासन था वो किन किन नदियों के बीच में था, तो ऐसे क्वेश्चन है। आर्याव्रत कहाँ पे था, ब्रह्मव्रत कहाँ पे था, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हो तो आपको यही डायग्राम में देखने को मिलेगा कि सिंधु सभ्यता कहाँ पे थी, कौन कौन से स्थल थे, मोहनजोदड़ो कहाँ था, हड़प्पा कहाँ पे था, राखीगढ़ी कहाँ पे थी। और जब तक आपके दिमाग में एक डायग्राम नहीं होगा तब तक, जब तक ज्योग्राफी अच्छी नहीं होगी तब तक हिस्ट्री अच्छी कैसे हो जाएगी। अब मान लो वहीं पे आपसे पूछ ले कि लोथल कहाँ पे था, धौलावीरा कहाँ पे था, तो अभी आपके दिमाग में आप रट्टा मारते हो लोसेट की किताब लेके, वो सब दिमाग में उड़ता रहता है और सही समय पे ध्यान नहीं आता। लेकिन एक बार भारत का मैप तैयार कर लिया, नदियाँ तैयार कर लिया, वादंत्र सब तैयार कर लिए, उसके बाद जब आप हमारे साथ हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि इतना अच्छा तरीका भी हो सकता है कि ज्योग्राफी को तैयार करते करते हिस्ट्री कैसे तैयार हो रही है। यही लोकेशन आगे चल के आपके दिमाग में बैठेगी। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि लोथल एक बंदरगाह निकल था तो वो गुजरात में था, ठीक है। फिर वहाँ मनका बनाने का कारखाना, ऐसे बहुत कुछ हम पढ़ेंगे लेकिन उसको डायग्राम में पढ़ेंगे। अभी आप याद करते हो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ हैं, पाकिस्तान में है। लेकिन आपके दिमाग में नहीं आता कि हड़प्पा ऊपर है या मोहनजोदड़ो नीचे है या किस नदी के तट पे आप याद करते हो, लड़काना नदी के तट पे है, किस पे है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए क्रमबद्ध तैयारी और ये बेसिक ऐसा तरीका जिससे आपके दिमाग में पूरी लोकेशन बैठ जाए और आप अच्छे तरीके से हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद कर सकें, तो मेरा ये प्रयास है। इसीलिए मैं अफवाह तंत्र के साथ साथ कुछ कुछ आपको हिस्ट्री के भी पॉइंट बताता जाऊँगा। तो देखिए इसमें अफवाह तंत्र में क्या है, हम नदियाँ देखेंगे कि ये जो सिंधु नदी अफवाह तंत्र है वो कौन कौन सी मेन नदियों के बीच में। तो पहली नदी है सिंधु, इसको देखिए जो इसी के नाम पर सिंधु नदी अफवाह तंत्र लिखा गया है, ठीक है। इसकी दूसरी सहायक नदी है झेलम, और तीसरी नदी है चिनाब, और चौथी नदी है रावी, और फिर है ब्यास, इसको ब्यास कुंड से निकलने वाली ये ब्यास हो जाएगी, और फिर हो जाएगी ये सतलज या सतलुज, ठीक है। तो ये जो 5 नदियाँ हो गई, 1 2 3 4 और 5, ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इन्हीं नदियों के जो पूरा क्षेत्र इनके द्वारा जो कवर होता है इसे सिंधु नदी अफवाह तंत्र कहते हैं। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी नदी निकलती कहाँ से। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे क्रमबद्ध रूप से। तो देखिए सिंधु नदी जो 2 धाराएं पहले निकलती हैं, इनका ये कहाँ से निकलती है, सिंगी खवान हिमनद। एक हिमनद का नाम है सिंगी खवान, और ये सिंगी खवान हिमनद किसके पास में, जो मैंने दिया है मानसरोवर झील के पास में। और मानसरोवर की यात्रा करने भी जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मानसरोवर कहाँ पाता है, इस समय तिब्बत में है। तो तिब्बत किसके अंडर में है, चाइना के अंडर में। इसीलिए हमें मानसरोवर झील की यात्रा करने के लिए वीजा लेना पड़ता है, चाइना से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंगी खवान हिमनद मतलब ग्लेशियर से ये सिंधु नदी निकली है। और ये बहते हुए जो सिर्फ लद्दाख से होकर बहती है, जम्मू कश्मीर से होकर नहीं बहती, लद्दाख से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो इसमें जो सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, तो देखिए ये लद्दाख का पठार है, और ये लद्दाख के पठार का भाग अक्साइड चिन्ह आपने पढ़ा होगा। तो जो सियोक नदी है ये इसकी सहायक नदी है, गिलगित इसकी सहायक नदी है, काबुल इसकी सहायक नदी है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कि इसकी जो ऊपर से है वो दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ और नीचे से होती है जो बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन है, सिंधु नदी। तो ये जो सियोक नदी है ये दाएं तट से मिलती है, गिलगित नदी है ये दाएं तट से मिलती है, काबुल नदी है दाएं तट से मिलती है, ठीक है। और जो इसकी एक साइड है जास्कर और सिगार, ठीक है। जास्कर और सिगार ये 5 नदियाँ जो सिंधु की साइड हैं ये मिलती हैं, ये 2 बाएं तट से और वो 3 दाएं तट से। तो
इन नदियों को क्यों याद रखना है, क्योंकि इन पर विवाद भी रहता है। पाकिस्तान के साथ हमारी संधि हुई थी 1960 में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन नदियों पर विवाद बनता है। इन नदियों पर अगर भारत कोई बांध बनाता है तो पाकिस्तान आपत्ति करता है। तो क्यों करता है, हम थोड़ा राजनीतिक और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आजकल पेट के सिलेबस में अलग से एक पॉइंट मेंशन किया गया है, इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब हमारे पड़ोसी राज्यों से क्या संबंध है। तो ये एक नया टॉपिक है जो पहले IAS PCS में आता था, अब वनडे एग्जाम में भी आने लगा है और आना भी चाहिए, क्योंकि करंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने सिंधु नदी के बारे में देखा। अगला आ जाओ झेलम नदी पे। अब झेलम नदी कहाँ से निकलती है, पहला क्वेश्चन हो गया कि बेरी नाग के पास शेषनाग झील से। देखिए ये जो लोकेशन है बेरी नाग के पास कौन सी झील से निकलती है, शेषनाग झील से, ठीक है। झेलम नदी निकलती है और झेलम नदी की यहाँ पर एक साइड मैंने बताई है, वो है किशनगंगा, ठीक है। किशनगंगा किसकी साइड है, झेलम नदी की, और इसी किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए ब्रेकिंग में मैंने नीलम नदी लिख दिया। आगे चल के मिल जाती है चेनाब में, ठीक है। अब चेनाब नदी के बारे में पढ़ते हैं। चेनाब नदी चंद और भागा ये दो धाराएं निकलती है कहाँ से, बारालाचा दर्रे के पास से। अब बारालाचा दर्रे के पास से चंद और भागा नाम की दो नदियां निकलती हैं जो आगे मिल जाती हैं, और जब मिल जाती हैं ये तो इसका नाम चेनाब पड़ता है, जो आगे समुद्र में जाके मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं रावी नदी के बारे में। ये रावी नदी है और जो आगे जाके झेलम में चेनाब में मिलती है। अगला देखिए फिर ये जो ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी जो सतलुज में मिलती है। अगला है जो राक्षस ताल है, ये कहाँ पे है, राक्षस ताल की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये भी मानसरोवर झील के ही पास में, इसलिए मैंने मानसरोवर झील दोनों के बीच में लिखी है। तो ये जो राक्षस ताल है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, सतलुज नदी निकलती है। अब देखिए सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, ये भी क्वेश्चन आया। तो ये आपको दर्रा याद होना चाहिए, सिरकीला, और सिरकीला दर्रा कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा कहाँ है दोस्तों, ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो बारालाचा के पास से चंद्र और भागा नदियां निकलती हैं जो आगे बढ़ते चेनाब नदी में बदल जाती हैं, और सतलुज नदी सिरकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। और जब इसमें आके ब्यास नदी मिलती है तो इसी ब्यास नदी के मिलन स्थल पर यहाँ पे हरके बैराज बनाया गया है, एक हरके बांध बनाया गया है, और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो इंदिरा गांधी नगर राजस्थान के गंगानगर जिले से होती हुई वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करती है। तो राजस्थान में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये रेगिस्तान में सिंचाई का प्रावधान करती है, ठीक है। अब हमने नदियाँ देखी, उनकी सहायक नदियाँ देखी, उनके उद्गम स्थल देखिए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इन नदियों के बीच में जो द्वाब हमने लिखे हैं, ठीक है, जो बारी द्वाब है, बारी है, बेस्ट बारी, बेचना, ये जो द्वाब लिखे ये क्या होता है। देखिए दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में जब मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, नदियों द्वारा अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जो नदी में उस मिट्टी को जब वो जम जाती है तो उस क्षेत्र को द्वाब कहते हैं, उसमें पैदावार अच्छी होती है। तो दो दो नदियों के बीच में द्वाब है, उनको हम याद कर लो, उनका क्रम भी पूछा जा सकता है। जैसे इसी में एक क्रम ये पूछा जा सकता है कि इन नदियों में उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम मिला हो, तो सबसे पहले सिंध हो जाएगी, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज, ठीक है। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है। दक्षिण से उत्तर क्रम भी पूछा जा सकता है। इन नदियों का जो सहायक नदियाँ हैं इनका भी इधर से पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा जा सकता है, और पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा जा सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करते रहें, जो मेरा प्रोग्राम है क्वेश्चन हल करवाने वाला, जो मैं 2020 चलाता हूँ, उसका उद्देश्य यही है कि एक टॉपिक से आप कितना ज़्यादा मैटर इकट्ठा कर पाते हैं, कितना ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाते हैं। पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन हल नहीं करोगे तब तक आपको अपनी नॉलेज है उसके उपयोग करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। जब तक क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा। तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये क्रम भी बता दिया मैंने, आप देखते हैं। जैसे ये सतलुज नदी है और ये ब्यास नदी है। सतलुज और ब्यास नदी के बीच में जैसे इसको याद करने का एक तरीका भी है, इसका बा ले लो, इसका सा ले लो, तो एक बना दिया बिष्ट। तो इस द्वाब को क्या कहते हैं, सतलुज और ब्यास के बीच में जो द्वाब है इसको बिष्ट कहते हैं। अगर 2-3 बार आप वीडियो देखो तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, इसे बिष्ट द्वाब कहते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं ब्यास नदी और रावी नदी के बीच में। तो ब्यास का बा और रावी का रा, तो क्या हो गया, बारी। तो ये जो द्वाब का नाम हो गया, ये बारी द्वाब रख दिया हमने, ठीक है। तो ब्यास नदी और रावी नदी के बीच में जो द्वाब है उसको हम बारी द्वाब कहते हैं। अब चलते हैं, और इसी बारी द्वाब को और बिष्ट द्वाब को, इन दोनों को मिला दो, तब इसको पंजाब का मैदान कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब के मैदान में कौन कौन से द्वाब को मिला के पंजाब का मैदान बना है, तो आप बताओगे बारी द्वाब और बिष्ट द्वाब, इन दोनों को मिलने से
पंजाब का मैदान बना है। पंजाब के मैदान से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो दोआब की मिट्टी होती है, जो खादर मिट्टी होती है, उसको पंजाब में क्या कहते हैं? बेट लैंड कहते हैं। बेट मतलब गीली, लैंड मतलब भूमि, ठीक है, इसको बेट लैंड कहते हैं। जो खादर मिट्टी होती है, जो गीली मिट्टी होती है, उसको क्या कहते हैं? वेट लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि पंजाब में जो दोआब की मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? वेट लैंड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला हम आते हैं रेचना द्वाब पे। अब रेचना में इसका रा ले लिया, इसका चा ले लिया, तो नाम रख दिया रेचना द्वाब। अब रेचना द्वाब, ये जो PPJ के लिखा है ये सूत्र है, मैं बताता हूँ। तो रेचना द्वाब की नदियों के बीच में, रावी नदी के बीच में और चुनाव नदी के बीच में। अब इसमें ये देखिए कि ये किस किस के बीच, तो ये पाकिस्तान, P से पाकिस्तान, P से पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये तीनों में फैला हुआ है, ठीक है। तो पंजाब में भी है, जम्मू कश्मीर, मतलब भारत के दो राज्यों पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब मतलब UT बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो अब पंजाब और जम्मू कश्मीर और ये पाकिस्तान में फैला हुआ है। अब हम आते हैं झेलम और चुनाव के बीच में जो छाछ। अब आपको लगता होगा यहाँ पे कोई शब्द मिल ही नहीं मिलेगा। अगर झेलम को CH करके अगर लिखे ऐसे करके और इस चुनाव का जा करके कुछ बनाया तो छाछ करके ऐसे एक सूत्र बनेगा। तो याद रखिएगा, झेलम और चुनाव के बीच में जो द्वाब पाया जाता है उसको छाछ द्वाब कहते हैं, ठीक है, छाछ। तो ये छाछ द्वाब हो गया। इस छाछ द्वाब को कहाँ पे? तो ये पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर दो जगह है, ठीक है, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर, क्योंकि पंजाब और नीचे चलता चला जा रहा है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो छाछ द्वाब झेलम और चुनाव के बीच में, और ये पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला जो लास्ट द्वाब है इसको हम देखते हैं, झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच में है, इसको हम सिंधु सागर द्वाब कहते हैं, ठीक है। ये सिंधु सागर द्वाब पूरी तरीके से पाकिस्तान में, ठीक है। इन द्वाब के बीच में ही सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ। इन सिंधु नदी के बीच यही हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। देखिए आपने सुना होगा कि नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके उन नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का जन्म हुआ, ठीक है, चाहे वो दजला फरात नदियाँ हों, चाहे वो सिंधु घाटी की नदियाँ हों। अब आपसे एक क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह का जो क्षेत्र था, वो राज्य क्षेत्र कहाँ था? तो वो सतलुज नदी से झेलम नदी के बीच में था। सतलुज नदी और झेलम नदी के बीच में ये जो पूरा क्षेत्र था, ये महाराजा रणजीत सिंह का राज्य क्षेत्र था। वो यहाँ पर राज करते थे, ठीक है। हालांकि उनके उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था, तो जम्मू कश्मीर यहाँ आ ही जाता है, ठीक है। ऐसे करके अगले देखो, अभी हम आपको एक छोटा सा और डिस्कशन देंगे, जैसे सिंधु नदी, सिंधु जो अभी चर्चा में सिंधु नदी जल संधि, एक जल संधि हुई थी पाकिस्तान के साथ हमारी, सिंधु नदी के जो पानी को लेके। तो इसकी कुछ बातें में याद रखिए, 1960 में हुई थी, ठीक है। पहले पूछा जाएगा कि जो सिंधु नदी जल संधि है वो किनके बीच में हुई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई। कब हुई? उसके लिए आपको ये डेट याद रखनी, 1960 में, ठीक है। इसमें मध्यस्थता किसने की? मतलब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो कौन आदमी बचाने आता है? वो मध्यस्थ होता है, कौन सलाह कर पाता है। तो इसमें जो मध्यस्थता की वो विश्व बैंक ने की, ठीक है। और आपको कमेंट करके बता रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। मध्यस्थता किसने की? विश्व बैंक ने, ठीक है। तो मध्यस्थता हो गई, सलाह हुई। तो इस संधि के तहत ये जो नदियाँ हैं, ठीक है, ये जो नदियाँ हैं, ये जो 6 नदियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 नदियों का बंटवारा किया गया और 3 नदियों का पानी दिया गया पाकिस्तान को और 3 नदियों का पानी दिया गया भारत को। अब इसके बीच में हम देखते हैं 3 नदियाँ कौन सी हैं। तो इनमें जो पहले की 3 नदियाँ ऊपर वाली, इसमें आ जाएगी आपकी सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियाँ याद रखिए। हम शॉर्ट में रख देते हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है। ये इन 3 नदियों को, ये चूंकि ये पश्चिम में है, ठीक है, पाकिस्तान हमसे पश्चिम में, तो इनको पश्चिमी नदियाँ बोला जाता है। सिंधु, झेलम, चिनाब को कौन सी नदियाँ बोला जाता है? पश्चिमी नदियाँ, इस संधि के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में बची रावी, ब्यास और सतलुज, इनको बोला जाता है पूर्वी नदियाँ। कैसी नदियाँ? पूर्वी नदियाँ। तो जो पश्चिमी नदियाँ हैं इन पर अधिकार दिया गया पाकिस्तान को, और जो पूर्वी नदियाँ हैं उन पर अधिकार दिया गया भारत को। तो भारत के अंदर में कौन कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी, 3 भारत के अंदर में है और 3 किसके अंदर में? पाकिस्तान। तो क्या जो नदी भारत से होकर, ये भारत से होकर बहती है, तीनों नदियाँ, सिंधु भी बहती है, झेलम भी बहती है, चिनाब भी बहती है, तो क्या भारत इन नदियों के पानी का प्रयोग कर सकता है? कर सकता है। वो इनके पानी को रोक नहीं सकता, बांध बना, लेकिन इस पर रन ऑफ द रिवर, मतलब बहते हुए पानी के द्वारा बांध बनाए जा सकते हैं। तो इन नदियों पर बहुत
भी बनाए गए, जैसे तुगुल परियोजना है तो वो झेलम नदी पर बनाएगी। ऐसे करके बहुत सारी परियोजनाएं जो अभी बनाई जा रही हैं, ठीक है, और उनको लेके पाकिस्तान से विवाद भी है। तो आपको करना क्या है, एक पेज उठाना है, इस डायग्राम बनाना है, इसके बारे में जो मैंने समझा दिया वो लिखना है, और इसके पास में ही एक लिस्ट बना लेनी है। क्या लिस्ट बनानी है आपको, ये बनानी है कि इन 6 नदियों पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, ठीक है, इन 6 नदियों पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चलती हैं। जब आप इतना काम कर लेंगे, हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा परियोजना पर, लेकिन इसी के साथ अगर आप इतना काम कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका इतना ज़्यादा तैयार हो जाएगा, इतना कि कम से कम यहाँ से बनने वाले 20-25 क्वेश्चन का आंसर आप दे सकोगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एग्जाम जल्दी होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।